हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आपके बीच में मैं सारे लेसन्स जो हैं वो बारी बारी से करवा रहा हूं। और दोस्तों, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आपका न्यू आपकी यूनिट्स जो है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उसको समझते हुए चलिए। और फ्रेंड्स, इस आपसे हम क्या करेंगे, पूरे वीक जो है हम आपका सिलेबस को करेंगे और वीकेंड पे यानी कि आपका सैटरडे संडे जो वीकेंड होगा उस पर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जो जो कोर्स है वो हम जल्दी जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए रेगुलर, और ऐसा मत सोचिए कि बाद में सब एक साथ देखेंगे। जैसे जैसे मैं डालता हूँ वैसे वैसे रेगुलर उसको देखते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वैसे भी आपका जून लगने वाला है कल से, और अब होपफुली जून में या तो आपका रिजल्ट आ जाएगा या हो सकता है जुलाई में आ जाए। तो आपके पास फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो हमारे पास 1 या 2 महीने का जो टाइम है उसी में हमको सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो इसीलिए आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, जो कि रिलेटेड होगा रेडियो एक्टिविटी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और अभी कोई और नया पढ़ने वाला बच्चा है जो कोई इंटरेस्टेड है तो उसको भी आप बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बात की, आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, लेकिन आज हम इसके लेसन को ही पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। द न्यूक्लियाई ऑफ द नेचुरली अकरिंग हैवी एलिमेंट्स लाइक आपका यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम आर अनस्टेबल एंड कीप ऑन एमिटिंग इनविजिबल रेज और रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा गामा रेज एंड गिव मोर स्टेबल एलिमेंट्स। सो बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि कुछ नेचुरली पाए जाने वाले ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस तरीके के जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ये लगातार ये बहुत ज्यादा प्रकृति में अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। और इस कारण से ये क्या करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशन उससे निकलती रहती है। और वो रेडिएशन किस प्रकार से होती है, जैसे कि अल्फा रेज होती है, बीटा, गामा, इस तरीके की जो किरणें होती हैं या उनके पार्टिकल्स बोल लीजिए आप, वो निकलते रहते हैं। और जब ये पार्टिकल्स क्यों निकलते हैं, ताकि ये अपने आप को क्या करें, स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल एलिमेंट्स में चेंज कर पाए। समझ गई। तो दीज हैवी एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो यही हैवी जो तत्व होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग दीज रेज इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। समझ गए। तो फ्रेंड्स, बाय द वे, जो रेडियो एक्टिविटी है वो बेसिकली है क्या, कि जो ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं इनके द्वारा जो इस प्रकार की जो रेज हैं वो लगातार एमिट होती रहती हैं, और यही जो इनकी प्रॉपर्टी है ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 92 यूरेनियम 238, ये एक यूरेनियम का आइसोटोप है। तो उसको वहां से जब आपका एक अल्फा जो पार्टिकल है वो रिमूव हुआ, उसके बाद जो है उस वो चेंज हो जाता है किसमें, 90 थोरियम 234 के अंदर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार 88 रोबिडियम 226, ये एक आइसोटोप है, ये चेंज हो जाता है 86 थोरियम 222 के अंदर, जबकि उससे क्या निकलती है, आपके अल्फा किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो लगातार क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को, और इसकी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इन पार्टिकल्स को लगातार एमिट करता रहता है, निकालता रहता है। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस प्रकार से जब ये रेडियो एक्टिव जो सबस्टांस होगा, जो भी होगा, एलिमेंट होगा, वो इस तरीके से लगातार एमिशन करता रहेगा, तो इस कारण से क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। समझिए, डिसइंटीग्रेशन यानी कि वो आपका लगातार उसका डिक्रीज होता जाएगा या डिके होता जाएगा, तो उसी को हम डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, डिके ऑफ द एलिमेंट भी कहते हैं, सारे नाम उसी के हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो ये अभी हमने ऊपर बात की, जो हमने देखा कि किस प्रकार से जो यूरेनियम है वो चेंज हो रहा है, तो ये अब ये तो प्रकृति के अंदर कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, और वो प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से जो है आपका
कुछ किरणें जो है वो निकालते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार की जो रेडियो एक्टिविटी हुई वो क्या हुई, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हुई। लेकिन एक होती है आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें होता है बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच स्टेबल यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज चेंज इनटू द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बाय बोम्बार्डिंग इट विद द appropriate atomic projectiles like alpha particles, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन या ड्यूटरॉन्स। तो जब इस प्रकार की जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्टेबल कुछ कंपाउंड होते हैं उस पर बम्बार्डिंग की जाती है, उन पर बमबारी की जाती है कुछ पार्टिकल्स की, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन्स की होगी, प्रोटॉन्स की होगी, ड्यूट्रॉन्स की होगी। तो उस कारण से जो स्टेबल मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाला गुण आ जाता है। समझ गए? तो उसी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, in 1934, Irene Courier and her husband Frederick Jewett saw that when 13 एल्यूमिनियम 27 आइसोटोप, ये आइसोटोप है एल्यूमिनियम का, 30 एल्यूमिनियम 27 आइसोटोप इज बॉम्बार्डिंग विद अल्फा पार्टिकल्स, इट कन्वर्टेड इनटू 15 फॉस्फोरस 30 आइसोटोप ए रेडियो एक्टिव विद एमिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से उन्होंने इस रिएक्शन के अंदर देखा था कि ये एक स्टेबल अभी तक कंपाउंड है जो कि 13 एल्यूमिनियम 27 है, और इस पर जब बॉम्बार्डिंग की गई इसकी आपकी अल्फा पार्टिकल्स की, तो ये आपका 15 फास्फोरस 30, यहाँ पर जो 15 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, पी जो 30 होता है वो एटॉमिक वेट होता है। इस प्रकार से ये एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हुआ और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन्स का जो है एमिशन हुआ। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है दोस्तों, इन्हीं के कारण ये आप जब न्यूक्लियर, हम आगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, अब तो ये आप समझ गए हैं कि किस प्रकार से जो है एक स्टेबल मॉलिक्यूल को अनस्टेबल मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी का गुण उसके अंदर आ जाता है। आगे देखते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। तो क्यूरी इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अब हम बात करेंगे कि जो इसमें रेज निकलती हैं वो कौन कौन सी होती है, मुख्यतः होती हैं आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो सबसे पहले बात करें अल्फा रेज की। द अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस which contains 2 protons and 2 neutrons, hence its mass is equal to the 4, 2 plus 2 4, and it represents as 2He4, और या तो हम इसको चार्ज के थ्रू भी दिखा सकते हैं, +2He4 या 2He4, so that alpha particle is a positive charge particle with atomic number 2। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये एक धनात्मक चार्ज वाले, पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल होता है जिसका कि एटॉमिक जो वेट होता है, नंबर होता है वो 2 होता है, वेट 4 होता है, और उसको कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 AMU। AMU का मतलब होगा आपका एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU को हम किसके बराबर होता है, 0.166 इंटू 10⁻⁻² kg के बराबर होता है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इतना एक अल्फा पार्टिकल का मास होता है। ओके, तो आप इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि अल्फा पार्टिकल एक धनात्मक पार्टिकल होते हैं और उसको इस प्रकार से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ दो बातें हैं आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अगला है आपके पास बीटा पार्टिकल्स। ए बीटा पार्टिकल्स हैज नेगेटिव चार्ज इक्वल टू -1 एंड एटॉमिक नंबर इज 1। तो इसका बेसिकली एटॉमिक नंबर 1 होता है और चार्ज इसके अंदर नेगेटिव होता है। मास ऑफ द बीटा पार्टिकल इज 1/1840 AMU के बराबर होता है। अगर हम 1 को 1840 AMU से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आता है, 0.000548 AMU, यानी कि ऑलमोस्ट ये क्या होता है, 10 to 0 होता है, 0 की तरफ बढ़ता हुआ, यानी कि 0 के बराबर होता है। वेरी स्मॉल मतलब कह सकते हैं इसको। दस बी पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंट एज 1E0। तो बेसिकली यहाँ पर -1 तो इस पर चार्ज हो गया है ना, -1 तो चार्ज हो गया, और इस पार्टिकल को हम ई लिख सकते हैं या सीधे सीधे बीटा भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर जो हम मास दिखाएंगे वो 0 दिखाएंगे। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा पार्टिकल्स को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गामा रेज। गामा रेज हैज नो चार्ज एंड नो मास। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी मास नहीं है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपली 0 गामा 0 से। द गामा रेज इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव लाइक एक्स रेज एंड हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो सबसे हाई जो आपका फ्रीक्वेंसी वाली जो रे होती है वो कौन सी होती है, गामा ही होती है ना। इस प्रकार से लगातार एक सीरीज चलते इधर से इधर को आपने देखा होगा। इसमें सबसे पहले गामा आती है, फिर एक्स किरणें आती है, फिर यूवी आता है, फिर आपका विजिबल आता है ना। फिर उसके बाद आपकी माइक्रोवेव आती है, सॉरी, फिर आई आर आता है, फिर आपका अ, हम्म, हाँ आई आर आता है, फिर यूवी विजिबल, और हाँ फिर आई आर आता है, और फिर आपका माइक्रोवेव आता है। इस तरीके से आता है माइक्रोवेव, और लास्ट में रेडियो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव है वो फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो किसका होता है, आपका गामा का होता है, जिनकी सबसे शॉर्ट जो है वेवलेंथ होती है। ओके, तो ये कुछ गामा पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की। इनका तीनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें पेनिट्रेशन पावर, यानी कि भेदक क्षमता, कौन जो है कितनी मोटी जो दीवार है उसको भेद सकता है ना। तो उसमें अगर हम बात करें, जो एक्स रेज है वो सबसे लीस्ट पावर है इसकी। उसके बाद जो बीटा रेज है उनकी मोर देन अल्फा पार्टिकल्स है, और सबसे ग्रेटेस्ट जो पावर है वो गामा रेज के अंदर होती है, अभी हमने बात की। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो विद्युत और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम अल्फा किरणों की बात करें तो डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द नेगेटिव पोल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉजिटिव किरणें हैं तो नेगेटिव पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। अगर हम बीटा किरणों की बात करें तो ये आपके पॉजिटिव पोल्स की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं, और गामा किरणों के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा जाता है। अगर हम आयनाइजेशन पावर की बात करें तो सबसे ग्रेटेस्ट आपकी अल्फा के अंदर है, फिर लेस है बीटा के अंदर, और सबसे लीस्ट है गामा के अंदर। काइनेटिक एनर्जी जो है हाई है अल्फा किरणों के अंदर, बीटा किरणों में उससे छोटी है, और सबसे नील यानी कि लगभग जीरो के इक्वल है गामा किरणों के अंदर। इफेक्ट ऑफ ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपने देखा होगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी उन्होंने क्या किया था कि जो गोल्ड फॉयल है उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई तो उसके चारों तरफ जो है एक इस प्रकार की स्क्रीन लगा दी गई, तो वही क्या है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है। तो उस पर रखने पर जो है तीनों ही अल्फा बीटा और गामा किरणें जो है वो ब्लैक जो है आपका वहां पर स्पॉट शो करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वो पीछे की जो स्क्रीन है, इफेक्ट ऑफ जेडएनएस एंड बेरियम प्लेटिनोसाइड, यानी कि जो स्क्रीन होती है वो पीछे वो जिंक सल्फाइड की होती है बेसिकली। तो उसको उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अल्फा किरणों में जो क्या होता है कि ल्यूमिनिसिटी इज प्रोड्यूस। उसके बाद बीटा किरणों में लेस ल्यूमिनिसिटी इज प्रोड्यूस, एंड सबसे कम जो है आपका गामा किरणों में, यानी कि सबसे जो चमकदार दिखेगा वो अल्फा किरणें दिखेंगे, फिर उसके बाद गामा उससे कम, और बीटा उससे कम, और गामा सबसे कम। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देखी। था आई होप आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब इसके बारे में एक रूल आता है, रूल है आपका सोडी फेजांस एंड रसल ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अंदर है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये लॉ क्या कहता है, द लॉ टेल्स अस अबाउट द नेचर एंड न्यू पीरियोडिक पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लूज एन अल्फा पार्टिकल्स और अ बीटा पार्टिकल्स और अ पॉजिट्रॉन और गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये जो रूल है सोडी फेजान का, ये क्या कहता है कि जो आपका जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के जो ये पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं या बीटा पार्टिकल्स होते हैं या पॉजिट्रॉन हो गया, उसको उसका लॉस होता है या उनका गेन होता है, तो उसके फलस्वरूप उनके जो पीरियोडिक जो पोजीशन है उनकी, उसमें क्या चेंज आता है, उनकी जो एटॉमिक नंबर्स हैं उसमें क्या चेंज आता है, उसके बारे में है। द एलिमेंट लॉसिंग और गेनिंग द पार्टिकल इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। तो जो एलिमेंट आपका लॉस करेगा पार्टिकल्स को वो पेरेंट कहलाएगा, और द एलिमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द लॉस और गेन ऑफ द पार्टिकल इज द कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। तो जो बनेगा बाद में वो आपका डॉटर एलिमेंट कहलाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, when an radioactive elements emits an alpha particles, जिसको हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, the mass of the daughter element is decreased by 4 unit and atomic number get decreased by 2 unit. The daughter element gets shifted to
टू प्लेसेस लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल। तो क्या इंपैक्ट होगा जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा? जो एटॉमिक मास है दोस्तों वो डिक्रीज हो जाएगा 4 यूनिट से, और जो आपका नंबर होगा 2 यूनिट से डिक्रीज होगा। साथ के साथ जो है लेफ्ट की साइड को पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन जो है शिफ्ट होगी। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपका 84 पोलोनियम 215, ये जो 131 दिखा रखा है, ये उसमें क्या है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये आपका 84 पोलोनियम 215 ये एक आइसोटोप है पोलोनियम का। इसमें जब हमने इससे आपका एक अल्फा पार्टिकल रिमूव किया, तो उसके बाद ये इसमें क्या चेंज आया कि 4 यूनिट आपकी ये मास में कम हो गई, 2 यूनिट आपकी इसमें कम हो गई, नंबर में कम हो गई, और ये चेंज हो गया पोलोनियम से लेड के अंदर। तो लेड आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जब देखेंगे तो 16वें ग्रुप के अंदर आपको पोलोनियम मिलेगा, और उससे जब स्थान पीछे खिसकेंगे लेफ्ट की तरफ तो आपको वहां पर लेड मिलेगा, है ना, पीबी। तो इस तरीके से 2 स्थान जो है आपका पीछे खिसक जाता है, और ये कब होगा? जबकि अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा देखते हैं इसमें, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको -1 बीटा 0 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हमारी इच्छा है। तो ये पार्टिकल जब हम इस प्रकार से इसको रिमूव करेंगे, व्हेन अ बीटा पार्टिकल्स एमिट्स बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द मास नंबर रिमेन्स द सेम, but its atomic number is increased by 1 unit and daughter elements shifted one place to the right in the periodic table। तो बेसिकली होगा क्या, एमिशन के ऊपर जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा, तो ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है कि एक जो है एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होगा, लेकिन मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। हालांकि जो प्लेस है वो एक स्थान को राइट को शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आगा आप एग्जांपल्स में देखिए 11, आप 11 Na24, तो ये सोडियम हो गया। इसमें से हमने बीटा पार्टिकल को रिमूव कर दिया, तो इसके बाद ये चेंज हो गया 12 Mg24। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक जो स्थान है वो खिसक गया, फर्स्ट ग्रुप से सेकेंड ग्रुप में आ गया, और दूसरा इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक की इंक्रीज देखी गई है, लेकिन मास के अंदर कोई भी जो चेंज नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये इस माध्यम से क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, एक तरह से आइसो क्या हो गए, आइसोबार्स कहते हैं इनको, है ना, जिसके अंदर कि आपके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस मास नंबर ऑफ द पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट आर द सेम, दीज टू एलिमेंट्स आर आइसोबार टू ईच अदर। तो मैंने अभी बात की कि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोबार कहते हैं, और इस माध्यम से, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं दोस्तों उनके आइसोबार्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़िए। आगे देखिए, एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। अगर एक पॉजिट्रॉन को निकाला जाए तो पॉजिट्रॉन होता क्या है बेसिकली, पहले देख लेते हैं। वी नो दैट पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट ए पोजिशन ऑफ मास नंबर इज 0 एंड एटॉमिक नंबर इज +1। तो बेसिकली जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एकदम उल्टा होता है। यानी कि एक जो है आपका इसका एटॉमिक नंबर होता है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जैसे -1 चार्ज होता है, इस पे +1 चार्ज होता है। और जब इस प्रकार का पार्टिकल रिमूव होता है, एमिशन होता है, तो उसमें मास नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक जो क्योंकि इसका मास नंबर 0 है, एटॉमिक जो नंबर है वो +1 होता है। व्हेन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट्स अ पोजिशन ऑफ मास नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट रिमेन द सेम, बट एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। न्यूली फॉर्म्ड एलिमेंट्स गेट शिफ्टेड वन प्लेस लेफ्ट टू द पीरियोडिक टेबल। तो एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर। कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर है 12 Mg23, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ से हमने एक पॉजिट्रॉन को रिमूव किया और ये चेंज हो गया 11Na23, यानी कि एक जो आपका एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हुआ है ना, और इसके अंदर मास नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं देखा गया, लेकिन पोजीशन के अंदर ये Mg से Na के अंदर हो गया। इसका मतलब एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अब स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दोनों ही इसी प्रकार के पॉजिट्रॉन के रिमूव के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है?
तो देखते हैं क्या होता है। द टाइम इन विच हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस गेट डिसइंटीग्रेटेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ दैट सबस्टांस। सो बेसिकली आप जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस है वो क्या होगा, हर बार वो उससे जो है पार्टिकल लगातार एमिट हो रहे हैं तो वो क्या होगा, डिग्रेड होगा, धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट कहते हैं, या उसको डीके ऑफ द एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। और आधे टाइम मतलब जितने टाइम में वो अपना जो है आधा खत्म हो जाएगा तो वो उसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। ठीक है, द हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाय द सिंबल टी हाफ और टी 0.5 टी हाफ इसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबस्टांस लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड और डिसइंटीग्रेटेड इन n half lives, let the initial amount of the substance taken is n0, and after t time the amount of the substance that remain undintegrated is n। तो बेसिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है दोस्तों, अगर इसको रेडियो एक्टिव सबस्टांस के किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि n जो हाफ लाइफ्स हुई हैं, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हुई हैं, उसमें टोटल जो है कितना अमाउंट जो है डिसइंटीग्रेट हुआ है यानी डिके हुआ है, और कितना जो है अनडिसइंटीग्रेटेड रहा है। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल सबस्टांस है उसको हम मान लेते हैं कि उसकी जो कंसंट्रे इनिशियल है वो n0 था, वो है ना, तो n0 उसको इनिशियल मान लिया। टी टाइम के बाद जो है उसमें सबस्टांस जो आपका अन डिसइंटीग्रेटेड है वो n है, तो इसलिए द अमाउंट ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर टी टाइम, तो जो डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा टी टाइम के बाद वो कितना होगा, n0 माइनस n, यानी कि टोटल इसमें से जो शुरुआत में था और उसमें से कितना जो है आपका डिसइंटीग्रेटेड है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि कितना अमाउंट डीके हुआ है या डिकम्पोज हुआ है। लेट द हाफ लाइफ ऑफ द सबस्टांस इज टी हाफ। इफ टी टाइम इज सपोज टू बी कंपोज्ड इन n हाफ लाइफ्स, देन टी इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो टी होता है वो n इंटू टी हाफ के बराबर होता है, यानी कि n हाफ लाइफ जो होती हैं उसमें टोटल कितना जो है अमाउंट आपका डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसको निकालने के लिए टी इंटू एन इंटू टी हाफ के बराबर होता है। तो इस हिसाब से जो है हमको अगर n निकालना है तो हमको टी इंटू टी बाई टी हाफ जो है वो पता होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले हम देखते हैं आफ्टर वन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद हम क्या करेंगे, n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, टी टी की जो है टी हाफ लिखेंगे, है ना। द अमाउंट ऑफ सबस्टांस वुड रिमेन हाफ ऑफ द जो इनिशियल अमाउंट है n0, तो n0 तो इनिशियल थी उसकी हाफ हो जाएगी आपकी टी हाफ में। दस द वेट ऑफ द सबस्टांस दैट अंडरगो डिसइंटीग्रेशन इज, क्या हो जाएगा वेट ऑफ सबस्टांस, जो टोटल हमारे पास n0 इनिशियल था उसमें से हमने माइनस कर दिया कितना, हाफ, है ना, क्योंकि जो इनिशियल था उसका जो हाफ है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो हमारे पास जो है निकल के आ जाएगा अगेन, यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 में से एक गया, 1 और 1 बड़े 2, यानी कि 1 हाफ, यानी कि जो शुरुआती अमाउंट है उसका आधा ये रह गया। ठीक है ना, हाफ लाइफ फर्स्ट हाफ लाइफ में। फिर अगर हम बात करें सेकेंड हाफ लाइफ, आफ्टर टू हाफ लाइफ, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 इंटू टी हाफ। द अमाउंट ऑफ सबस्टांस वुड रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड विल बी 1/4 ऑफ n0। तो सेकंड वाले में जो है ये n0 यानी इनिशियल अमाउंट का 1/4 रह जाएगा, यानी कि 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू n। सो दो अमाउंट जो डिकम्पोज होगी वो अगेन क्या हो जाएगी, शुरुआत में हमारी n0 थी जिसमें से आपका 1/4 जो है आपके अनडिसइंटीग्रेटेड है, तो 1/4 उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके टोटल जो डिकम्पोज्ड है वो आपकी 3/4 n0 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम तीसरे हाफ लाइफ के लिए देखते हैं आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद भी वही होगा जैसे कि आपका सेकेंड हाफ लाइफ में 1/4 हुआ था, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/8, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा 1/8 जो अनडिसइंटीग्रेटेड होगा, 1/8 ऑफ n0, है ना, यही होगा। और इसको हम जब आगे लिखेंगे फर्दर तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 3, 1/2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और इंटू n0, है ना, यही हम लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें अगर निकालना कि कितना डिकम्पोज हुआ तो हम क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट में से 1/8 ऑफ n0 जो हमने अभी बात की वो माइनस कर देंगे, तो टोटल जो डिकम्पोज अमाउंट है वो निकल आएगी 7/8 ऑफ n0। तो इस प्रकार से हम एक जनरल ट्रेंड देख सकते हैं, कैसे, इन जनरल वी कैन राइट दैट आफ्टर n लाइव्स
टोटल जो n हाफ लाइफ है उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से होगा, n इंटू टी हाफ, एंड द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर n जीरो। हर बार क्या हो रहा है, 1/2 की पावर जो है n जो है वो चेंज होती जा रही है, 1 2 3 4, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, 1/2 की पावर n इंटू n जीरो। और जो अमाउंट और सबस्टांस जो डिसइंटीग्रेट हुआ है उसको हम अगेन इनिशियल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, तो n जीरो माइनस 1/2 n की 1/2 की पावर n इंटू एन जीरो। तो दोनों में एन जीरो कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, दूसरे में 1/2 की पावर n इंटू एन जीरो बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या फाइनली हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन जीरो 1 माइनस 1/2, और चूंकि n को हम क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं, तो इसलिए n की जगह पर हमने ये लिख दिया। तो ये दोस्तों ये हम फॉर्मूला हमें याद रखना होता है क्वेश्चन स्कोर करने के लिए, ठीक है। आफ्टर एंड द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस दैट अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर n हाफ लाइफ्स और टी टाइम t इज इक्वल टू n इंटू 0.5, यानी कि कुल मिला के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि n इज इक्वल टू n जीरो 1/2 की पावर n, या n जीरो 1/2 की पावर t अपॉन टी हाफ, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल देखिए। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया किसका, आपका आयोडीन के आइसोटोप का 53I128 आइसोटोप है, इसकी हाफ लाइफ पीरियड है आपकी 25 मिनट, ठीक है। सपोज वी स्टार्ट विद इनिशियल यानी कि n0 अमाउंट ऑफ दिस एंड अलाउड इट अंडरगो डिसइंटीग्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 100 मिनट्स। तो 100 मिनट तक हमने इसका पीरियड चेक करना है आपका डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 हाफ लाइफ्स, और टोटल ये 4 हाफ लाइफ्स के अंदर जो है हमारा होगा। तो इसके अंदर हम पहले बात करें अगर हम फर्स्ट हाफ लाइफ की, जबकि 25 मिनट के दौरान क्या होगा, अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 25 मिनट्स, तो 1 हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 25, है ना, यानी कि 25 जो अमाउंट है वो अनडिसइंटीग्रेटेड है, यानी कि 1/2 ऑफ एन जीरो करेंगे अगर हम इनिशियल अमाउंट की, तो इनिशियल अमाउंट जो है आपका 100% होता है, 100% यानी कि 1, इनिशियल अमाउंट आपका 1 है, तो इनिशियल 1/2 ऑफ 1 करेंगे तो 0.50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राम में होगा। अगर हम आफ्टर जो है आपका सेकेंड हाफ लाइफ की बात करें, यानी कि 50 मिनट की बात करें, द अमाउंट ऑफ आयोडीन लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 50 मिनट्स, तो 2 हाफ लाइफ्स की बात करें तो यहाँ पर n की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 इंटू 25 यानी कि 50। 50 मिनट के बाद क्या होगा, 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 2 है सेकेंड हाफ लाइफ के लिए, तो 1/2 की पावर 2 इंटू 1, क्योंकि 100% तो 1 ही होगा ना, क्योंकि n जीरो की वैल्यू 1 है, यानी कि 1/4 ऑफ 1, यानी कि 0.25 जो ग्राम है वो है आपका लेफ्ट है आपका अनडिसइंटीग्रेटेड, किसके बाद, 50 मिनट के बाद। उसके बाद द अमाउंट ऑफ 53 आयोडीन 128 लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 75 मिनट्स, तो 3 हाफ लाइफ, यानी तीसरी हाफ लाइफ के लिए 3 इंटू 25 यानी 75, तो यानी कि आपका अगर हम फॉर्मूले में रखें 1/2 की पावर 3 इंटू एन जीरो इनिशियल अमाउंट 1 है, और 1/2 की पावर 3 यानी कि 8, तो 1/8 इंटू 1 जो है 0.125 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि इतना अमाउंट आपका 75 मिनट के बाद अनडिसइंटीग्रेटेड है। और फाइनली जो है आपका अमाउंट ऑफ 53 आयोडीन 128 लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 100 मिनट्स, तो 100 मिनट के बाद यानी 4 हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई, टोटल 100 मिनट आपके कंप्लीट हो गए, तो 1/2 की पावर 4 इंटू 1 यानी कि 0.00625 ग्राम, यानी ऑलमोस्ट जो है ये जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपके 100 मिनट के बाद जो है अमाउंट जो है जो अनडिसइंटीग्रेटेड रह गया वो बहुत कम अमाउंट है, यानी कि ऑलमोस्ट सारा का सारा जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना होता है। अब हम कुछ इसमें देखिए इसका इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है वो यहाँ को इंक्रीज हो रही है, तो जब आपका टी इक्वल टू 0 था, तो वहां पर जो आयोडीन की जो पूरी मात्रा थी वो 1 ग्राम थी, फिर उसके बाद जैसे आपका 25 मिनट पे आए तो ये घट के 0.5 ग्राम हुई, फिर आपके पास आगे बढ़े, जैसे हम टाइम बढ़ा 50 मिनट हुए तो आपके ये 0.25 ग्राम हुआ, 75 मिनट पे ये आपके 0.125 ग्राम हुआ, और 100 मिनट पे ये ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो गया है। तो ये इस और इधर जो शो कर रहा है ये अमाउंट ऑफ
जो लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड, यानी कि इधर को जाने पर हमारे पास दिखा रहा है कि कितना अमाउंट आपका अनडिसइंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर जाते जाते 100 मिनट पर ये पूरा का पूरा डीके हो चुका है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करने वाले हैं अब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट की। तो ये क्या होता है, के, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समझने के लिए मान लेते हैं कि ए जो है कोई सबस्टांस है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है बी के अंदर। तो उसका जो टी टाइम यानी टी जब जीरो होगा समय शुरुआत में, तो वहां पर एन जीरो होगा इनिशियल अमाउंट, और यहाँ पर बी जो है वो जीरो होगा। जब टी टाइम हो जाएगा तो ये एन में बदल जाएगा, और जो बी है वो किसके बराबर होगा, एन जीरो माइनस एन के बराबर, है ना। यानी कि जो आपकी इनिशियल अमाउंट थी उसमें से फाइनल अमाउंट जो है हम माइनस करेंगे, तभी तो ये निकल के आएगा कि कितना अमाउंट जो है डीके हुआ है। देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी। तो हम जो, अगर हमें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन निकालना है तो हम क्या करते हैं, आपका जो डेरिव आपका ये होता है आपका डी एन बाई डी टी, ये दिखाता है कि जो एन है उसमें डी टाइम टी टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, और माइनस का साइन दिखाता है कि जो ए है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि जो एन वाला अमाउंट है वो लगातार घट रहा है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड। तो ये आपका प्रोपोर्शनल होता है किस अमाउंट के, जो कि आपका अनडिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं माइनस के डी एन बाई डी टी इंटू एन। ये आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया के। तो यही जो कांस्टेंट है इसी को हम कहते हैं दोस्तों डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट। अब अगर हम इसका दोनों तरफ से आपका इंटीग्रेशन कर दें तो ये डी एन बाई डी टी, इसमें हम क्या करेंगे, जो एन है उसको नीचे ले आएंगे, क्योंकि एक जैसा अमाउंट हमें नीचे एक साथ रखना होता है। तो डी एन के साथ जो है एन को ले आएंगे, और के साथ डी टी चला जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, इनिशियल से फाइनल अमाउंट दोनों के बीच में होता है। और डी एन बाई जो है एन, और यहाँ पर क्या होगा कि जो के है वो तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन केवल किसका होता है, डी टी का होगा। ठीक है, तो फाइनली जब इंटीग्रेशन होगा तो ये फाइनली क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n dn। और ये इंटीग्रेशन करके किस में हो जाता है, लॉग में चेंज होता है। लॉग किसके बराबर होगा, ये लॉग n के बराबर होगा। जब हम इसको इनिशियल से फाइनल अमाउंट के बीच में करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ln n जीरो माइनस n, है ना, n जीरो माइनस n। अगर ये इस पर फॉर्मूला लगाएंगे आपका लॉग m माइनस n का, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, लॉग m बटे n में। तो फाइनली ये ln n अपॉन n जीरो में चेंज हो जाएगा। समझ गए आप। तो फ्रेंड्स ये आपके सॉरी, यहाँ पर ये n जीरो इस वाले में आएगा, n जीरो, ये n जीरो इसमें आएगा सेकंड वाले में, और यहाँ पर n जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास हुआ क्या, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात आप सब समझ में आ गई कि ये जो एल एन एन अपॉन एन जीरो ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/n के ऊपर। इसका 1/n का जो लॉग है वो 1/n का इंटीग्रेशन होता है लॉग है। ठीक है ना, और उसमें जब दोनों वैल्यू फाइनल और इनिशियल और फाइनल वैल्यू को रखेंगे तो वो लॉग m माइनस एन हो जाएगा, जो कि लॉग m बाई एन होता है। इसी से ये हुआ। और ये एल एन क्यों किया, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को इसी प्रकार से लिखते हैं। तो ये अमाउंट के बराबर होगा के टी। जब डी का डी टी का इंटीग्रेशन होता है वो टी में चेंज हो जाता है, बाकी के तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो फाइनली जब हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, एन अपॉन एन जीरो, और जो ये लॉग है नेचुरल लॉग, ये उधर जाके एक्सपोनेंशियल ई में चेंज हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। तो फाइनली एन जो है वो किसके बराबर होगा, एन जीरो ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक दूसरा तरीका भी है इसका इक्वेशन लिखने का। अगर हम क्या करें, नेचुरल लॉग को जो है लॉग 10 बेस में चेंज करें, है ना। तो लॉग जो 10 बेस है उसमें चेंज करने पर जो लॉग नेचुरल लॉग है वो इक्वल टू होता है किसके, आपके 2.303 लॉग 10 के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी वजह से जो है नेचुरल लॉग को जब इसमें
आप log 10 बेस में चेंज करते हैं तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं आप इसको 2.303 log 10 n अपॉन n जीरो के, ठीक है, यहां से आया। और ये किसके बराबर है, KT के बराबर है। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, तो यहाँ पर अब हम इस हिसाब से t की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के log 10 बेस n जीरो अपॉन n, ठीक है। या आप इसको k के बराबर भी लिख सकते हैं, तो k अगर हम k के बराबर लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2.303, अरे यार ये लिखा क्यों नहीं जाता इससे, 303 अपॉन टी नीचे आ जाएगा, बाकी लॉग आपके 10 बेस पर n जीरो अपॉन n, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इससे ये जो k निकल के आया ये आपका डीके कांस्टेंट है, या t जो है इस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हम निकालेंगे, ये तो हमने निकाल दिया k की वैल्यू। अब हम निकालेंगे हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में जो है वो t किसके बराबर होगा, t हाफ के बराबर होगा। तो t हाफ को कैसे निकालेंगे, 2.303 अपॉन के लॉग n जीरो इनिशियल अमाउंट है उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो फाइनल अमाउंट है वो क्या होगा, हाफ लाइफ में इनिशियल का जी आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार n जीरो से n जीरो कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2 के बराबर होगा। और log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3010 के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा फाइनली आपके टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे हम जो है हाफ लाइफ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके हाफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका एवरेज लाइफ पीरियड। अगर हमें एवरेज लाइफ पीरियड निकालना है तो एवरेज लाइफ पीरियड निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो हम ये नहीं, क्योंकि एक किसी सबस्टांस के लिए आपका डीके की जो टाइम होता है वो कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। हमें नहीं पता कि कितने हजार, कितने सालों में, कितने लाख सालों के अंदर वो पूरा का पूरा डिस आपका डिके हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उसका एक एवरेज लाइफ पीरियड निकालना होता है। द एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ a radioactive substance is the reciprocal of its disintegration constant। तो disintegration constant का रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी कि 1 अपॉन के बराबर होगा टी एवरेज। तो हम रिलेशन फाइंड करें अगर, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो टी हाफ है वो 0.693 अपॉन के बराबर होता है, और के जो है वो किसके बराबर है, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो टी 1/t एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1/k करें, उल्टा कर दें, तो k को यहाँ ले जा दें इधर, है ना, या इस k को उल्टा कर दें तो ये 1/k हो जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 1/k जो है वो टी हाफ अपॉन 0.693 के बराबर होगा। और फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये 1 है ना, 1 अपॉन 0.693 ये हो रहा है, तो ये फाइनल निकल के आ जाएगा टी हाफ इंटू 1.44। तो इसका मतलब है आपका टी जो एवरेज है उसकी वैल्यू है 1 अपॉन के टी हाफ इंटू 1.44, ठीक है। तो इस प्रकार से टी एवरेज की वैल्यू यानी कि आपका एवरेज लाइफ पीरियड हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से हमने ये सारे अमाउंट्स निकाले दोस्तों। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 53 iodine 25 is 60 days. What percent of the original radioactive will be present after 180 days? 180 दिन के बाद जो है आपको बताना है कि कितना जो है रेडियो एक्टिव आपका डिके हुआ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर n जो है n जीरो 1/2 की पावर n के बराबर होता है, ये हमने पहले ही देख लिया फॉर्मूला। और इसको हम n को t अपॉन टी हाफ भी लिख सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपका इनिशियल जो n जीरो है वो तो 100% लेंगे हम, है ना। उसके बाद वो बात कर रहा है 1/180 डेज के अंदर, कि 180 डेज के अंदर कितना होगा। तो टी की वैल्यू टोटल 180 है, और हाफ टी हाफ यानी कि उसका आधा, आधा दिन, तो आधा कितना होगा 80, है ना। तो 180/60 हो गया, तो इसको जब हम आपका डिवाइड करेंगे तो ये 3 के बराबर होगा, यानी कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 12.5%। तो इसका मतलब होगा कि द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट आफ्टर 180 डे इज 12.5%। समझ गए। तो ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी का 12.5% जो है आपका रह जाएगा आपके 180 दिनों के बाद। समझ गए, हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट देखिए, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पोलोनियम 210 is 140। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज आफ्टर
which 1/4 gram of polonium will be left undisintegrated from 1 gram to 1 ग्राम ऑफ द आइसोटोप। तो अगेन ये वही चीज कह रहा है कि 1/4 जो है वो पोलोनियम बचेगा अनडिसइंटीग्रेटेड कितने टाइम के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला n इक्वल टू n0 1/2 की पावर t अपॉन t हाफ। यहाँ पर हमें अंतर बस इतना है कि टोटल जो t है वो नहीं दे रखा है, उसके बजाय हमें n यानी कि दे रखा है कि इनिशियल जो अमाउंट है उसका कितना बचना चाहिए। तो इनिशियल अमाउंट का 1/4 बचना चाहिए पोलोनियम। तो वही कर लीजिए, इनिशियल अमाउंट आपका 1 ले लीजिए और उसका 1/4 कर दीजिए। तो 1/4 ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जो कि इनिशियल अमाउंट है इंटू 1/2, टी को टी रहने दीजिए और 1 जो टी हाफ है वो कितना है 140 दिन, है ना। क्योंकि 200 वो कह रहा है कि आपका 140 जो डेज है उसके उसमें कैलकुलेट करना है आपको हाफ लाइफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये दोनों ही अमाउंट आपस में कंपेरेबल हो जाएंगे, यानी कि टी बाई जो 140 है वो किसके 2 के कंपेयर उसको कर सकते हैं। तो टी बाई जो 140 है वो 2 के कंपेयर हो जाएगा और इधर मल्टीप्लीकेशन के बाद टी जो है 280 डेज के बराबर हो जाएगा। समझ गए इसमें कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमने इसको क्या किया 1/2 का स्क्वायर और ये किसके बराबर है 1/2 के पावर t बाई 140। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो है जब नीचे वाले जो है चीजें समान होती है तो ऊपर की पावर हम क्या क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर लीजिए इनको, तो t बाई 140 को 2 से कंपेयर कर लीजिए और 280 डेज आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रेडियो एक्टिविटी इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, रेडियो एक्टिविटी कार्बन इन अ वुड सैंपल डिके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5770 years, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द डिके। तो इस बार हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर बात हो रही है टी हाफ जो दे रखा है वो 5770 साल दे रखा है और टी जो है उसका दुगना हो जाएगा तो वो 11540 साल हो जाएगा। तो के की अमाउंट हमें निकालने, तो के आप जानते हैं क्या होता है 0.693 अपॉन टी, है ना। तो टी जो है आपका टोटल जो है आपका 1 है, यार ये क्या लिख दिया मैंने 1 क्यों लिख दिया, टी आपके बराबर होगा जो कि आपका 5770 जो है साल दे रखा है और डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4 ईयर्स के बराबर। ऐसे ही अगर हमें अगेन वो निकालना है कि कितना जो अमाउंट है वो इनिशियली जो अमाउंट का अनडिसइंटीग्रेटेड रहा होगा 11540 साल के बाद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, n0 1/2 की पावर n की जगह पर t अपॉन टी हाफ लिख दिया। अगेन हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि n0 की बात हो रही है तो n0 जो है 1 हाफ है ना। तो 1 हाफ इंटू 1/2 और ये जो टी है ये टोटल 11540 साल है और टी हाफ आपका 5770 साल है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली 2 हो जाएगा दोस्तों, और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका n0 जो इनिशियल अमाउंट है, यहाँ पर ये कुछ गड़बड़ होगी, हाँ इनिशियल जो अमाउंट है दोस्तों वो हमें 1 लेना है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ठीक है, ये इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 की पावर 2 रह जाएगा और ये बच जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरीके से दस द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन दैट लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर 11,540 ईयर्स इज 1/4, दैट इज 25% ऑफ इनिशियल अमाउंट। यानी कि शुरुआत में अगर 1 यूनिट थी तो आपका 1/4 यानी कि उसका 25% जो है डीके हो चुका होगा 11540 साल के बाद। तो फ्रेंड्स ये जो टेक्निक है ये बेसिकली आप जानते हैं कि जो अलग अलग प्रकार की जो फॉसिल्स होती हैं, रॉक्स होती हैं, या आपके जो अलग अलग प्रकार की जो पुरातत्ववादी जो चीजें मिलती हैं उनकी जो एज है उनका पता करने के लिए इस प्रकार की जो टेक्निक है रेडियो एक्टिव जो टेक्निक है उसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर ये यूज में लाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही था और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने अब काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अभी भी हमने अभी इसमें आपका न्यूक्लियर फिजन डिस्कस करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कस करना है, आपका न्यूक्लियर जो रिएक्शन है एक दो वो डिस्कस करनी है,
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करनी, तो कुछ टॉपिक्स और हैं, और उसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।